हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 45 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा की जाती है जिसे कोलेजियम कहा जाता है। एक प्रतिष्ठित न्यायविद राष्ट्रपति के अंतिम अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र होता है। अनुच्छेद 124 के सेकंड उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा। यानी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मैन है और 33 जो हैं इसके नीचे काम करते हैं। तो 33 में से किसी की भी नियुक्ति होगी तो यहां पर आपको सीजेआई से राष्ट्रपति परामर्श जरूर करेगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी ये कोलेजियम द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि अनुच्छेद 124 के सेकंड उपबंध के अनुसार ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। एक प्रतिष्ठित न्यायविद राष्ट्रपति के अंतिम अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र होता है। ये सेकंड वाला कथन यहां पर ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर पहले का भी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान में विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है। वे एक कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सदन के नेता और विपक्ष के नेता के पदों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। इनका उल्लेख क्रमशः सदन के नियमों और संसदीय समिति में किया गया है। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। संसद के प्रत्येक सदन में विपक्ष का नेता होता है और वे एक कैबिनेट के मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के भी हकदार होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी, एक और दो दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि विधान परिषदों वाले राज्यों में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राजमन्नार समिति 1969, पुंछी आयोग 2007, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग सन 2000। केंद्र राज्य संबंधियों पर दूसरे आयोग को भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में गठित किया था और इसने जो है विधान परिषदों वाले राज्यों में स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता आवश्यक है। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। वह संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले कैंडिडेट के लिए कुछ अर्हताएं सेट की हैं। इसके तहत विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य की विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता हो और राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए उसे संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये सही नहीं है। देखिए विधानमंडल के अंतर्गत राज्य की विधानसभा आ जाती है, यानी इसमें विधानसभा आ जाती है और विधान परिषद भी आ जाता है। तो विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा के लिए आयु जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद के लिए आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत है। यानी विधानसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए न्यूनतम और विधान परिषद के लिए 30 साल होनी चाहिए। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता या अर्हताएं हैं? आपको कूट का प्रयोग करके यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए। उसे 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता होना चाहिए। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कहीं भी नहीं की गई है, तो यहां पर 35 साल का तो सवाल ही नहीं उठता है। सेकंड वाला जो कथन है ये वाला बिल्कुल सही है। उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालयों या न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर उसे 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर एक से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता होना चाहिए। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5वें का बी, केवल 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष को संसद के सभी सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। वह भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र देता है। जब उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं छोड़ता और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है, यानी जैसे ही सदन की पहली बैठक होती है उसके पश्चात इसका चुनाव कर लिया जाता है। और जब भी अध्यक्ष का पद या स्थान रिक्त होता है, लोकसभा इस रिक्त स्थान हेतु किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्राय अध्यक्ष लोकसभा के जीवन पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन ऐसे 3 मामले हैं जिसमें उसे हटाया जा सकता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में उसे हटाया जा सकता है। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर दे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग पत्र नहीं दे, बल्कि वो उपाध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर सहित लेख दे दे, यानी अपने हटने का लेख लिखकर दे दे, तो उस स्थिति में हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जाता है, यानी अगर लोकसभा के जो तत्कालीन समस्त सदस्य हैं ये बहुमत से पारित एक संकल्प दे दें तो उसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी ऐसा प्रस्ताव जो लाया जाता है उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि लोकसभा के जो समस्त सदस्य होते हैं उनके बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला भी सही नहीं है, और इसकी उसे जो है 14 दिन पहले अग्रिम सूचना दी जाती है, ये भी ध्यान देना। देखिए, यहाँ पर सी वाला जो है ये भी गलत है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प सदन के समक्ष विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। यद्यपि यह सदन में उपस्थित हो सकता है, लेकिन उसे ऐसे समय में लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो आपका सी वाला कथन भी यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है और वह नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक तक अपना पद धारण करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 6वें का डी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, संसदीय मंचों या फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है। मंचों के सदस्यों का कार्यकाल उनके संबद्ध सदन में सदस्यता के साथ संबंधित होता है। कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को लिखित रूप से फोरम से अपना त्यागपत्र दे सकता है। मंत्रियों, विशेषज्ञों और प्रमुख अधिकारियों के साथ संवाद हेतु संसद सदस्यों के लिए संसदीय मंचों या फोरम का गठन किया गया है, ताकि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी हो सके और वे समस्याओं की पहचान कर सकें, रणनीति तैयार कर सकें और संबंधित मंत्री से संबंधित मामलों के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकें। तो इसके लिए संसदीय मंच या फोरम बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए, पहला वाला कथन गलत है। जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित संसदीय मंच को छोड़कर बाद बाकी सभी का पदेन अध्यक्ष आपका कौन, यानी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। मंचों के सदस्यों के कार्यालय उनके अपने सदन में सदस्यता के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को लिखित रूप में भी मंच से अपना त्यागपत्र दे सकता है। यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का बी, केवल 2 और
3। 8वां प्रश्न है आपका, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह ग्राम स्तर पर पंचायतों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय है। प्रत्येक पंचायत में छोटे स्तर पर खनिजों के खनन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसाएं अनिवार्य होंगी। पेशा अधिनियम 1996 के तहत यह निर्धनता उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान हेतु उत्तरदायी है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था के आधार के रूप में एक ग्राम सभा का प्रावधान करता है और यह ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित किसी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन यहां पर सही है। सेकंड वाला जो कथन है यह भी आपका सही है, यानी कि यहां पर लिखा गया है प्रत्येक पंचायत में छोटे स्तर पर खनिजों के खनन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसाएं अनिवार्य होंगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। ठीक है, थर्ड वाला जो कथन है ये वाला भी सही है। प्रत्येक ग्राम सभा निर्धनता उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करने हेतु उत्तरदायी होगी। तो आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 8वें का डी, यानी 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले या विधि के किसी प्रश्न पर परामर्श हेतु उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवेदित मत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। पहली श्रेणी का मामला जहां सार्वजनिक महत्व के मामले में विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है। दूसरी श्रेणी में किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा, अनुबंध और या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर, यानी इन 2 कंडीशंस पर राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये सही नहीं है। देखिए, दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत केवल परामर्शकारी होता है, बाध्यकारी नहीं है, केवल परामर्शकारी होता है, ना कि ये न्यायिक घोषणा है। यानी इस प्रकार राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है और वह इस परामर्श को मान भी सकता है या फिर नहीं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए, केवल 1। 10वां प्रश्न है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहे पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री इस कोष के पदेन अध्यक्ष हैं। यह बजटीय अनुमोदनों के साथ साथ CSR योगदान दोनों के माध्यम से वित्त पोषित है। आम लोगों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु RTI दायर की जा सकती है क्योंकि इसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन न्यासी होते हैं। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही नहीं है। पीएम केयर्स फंड में व्यक्तियों, संगठनों द्वारा स्वैच्छिक योगदान के साथ साथ कंपनियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से नियमित सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में योगदान स्वीकार किया जाता है। हालांकि इसे किसी भी प्रकार के बजटीय समर्थन प्राप्त नहीं है, यानी यहां पर इसको किसी भी प्रकार का जो बजटीय समर्थन है वो प्राप्त नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही नहीं है। देखिए, पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में नामांकित किया गया है और धर्मार्थ ट्रस्ट के ऊपर इस पर कोई भी RTI नहीं दायर की जा सकती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। हाल ही में सरकार द्वारा यह कहते हुए पीएम केयर्स फंड पर एक RTI अनुरोध पर सूचना को साझा नहीं किया गया कि पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है बल्कि एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और धर्मार्थ ट्रस्ट पर RTI नहीं लग सकती है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का बी, केवल 1। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत सरकार की ओर से विधिक रूप से अधिकृत सभी भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। भारत के लोक लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। भारत की आकस्मिकता निधि को भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा धारित किया जाता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 266 संचित और लोक लेखा निधि का प्रावधान करता है। ये संचित का भी करता है और जो आपकी लोक लेखा निधि है उसका भी प्रावधान ये करता है।
वहीं अनुच्छेद 267 जो है ये आकस्मिकता निधि का प्रावधान करता है। जो आपकी आकस्मिकता निधि है इसका प्रावधान अनुच्छेद 267 में है। आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। भारत सरकार की ओर से विधिक रूप से अधिकृत सभी भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। बात करें लोक लेखा समिति की, तो इस लेखे को कार्यकारी प्रक्रिया के द्वारा संचालित किया जाता है, अर्थात इस लेखे से भुगतान जो है संसदीय विनियोग के बिना किए जा सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। जो आकस्मिकता निधि है तो इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा धारित किया जाता है। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का सी, 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों को विभाजित करता है। मुख्यमंत्री की मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है। जैसा कि भारत का संविधान राज्यों में सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, इसलिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होती है। तो मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण और फेरबदल करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, इसलिए उसकी मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। आपका सही आंसर है 12 का सी, 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है आपका, राज्य सूची में संसदीय विधायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची में प्रकटित किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। विधि तब तक लागू रहती है जब तक इसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा निरसित नहीं कर दिया जाता है। यह समान विषय पर विधि बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। जब राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में प्रकटित विषय पर विधि बनाए, तो संसद इस विषय पर विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका सही नहीं है। प्रस्ताव के लागू होने के 6 माह की समाप्ति के पश्चात विधि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन जो है ये भी गलत है। यह प्रावधान एक ही या समान विषय पर विधि बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन राज्य विधि और संसद विधि के मध्य असंगति है, तो इस मामले में संसदीय विधि प्रभावी होगी। तो यहां पर आपका थर्ड वाला जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल 1। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने का मापदंड नहीं है। यह किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% और लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 4 सीटें प्राप्त करता है। यह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों से 2% सीटों पर जीत हासिल करता है। इसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह साधारण निर्वाचन में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है। देखिए आपका पहला वाला यहां पर ए वाला कथन बिल्कुल सही है। यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के साधारण निर्वाचन में किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और इसके साथ ही वह किसी भी राज्य या राज्यों में लोकसभा के लिए 4 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो ये एक मापदंड है। आपका बी वाला भी सही है। यदि वह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में 2% सीटों पर जीत हासिल करता है और उसके ये उम्मीदवार 3 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। यहां पर आपका सी वाला भी सही है। यदि उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये भी यहां पर एक मापदंड है। डी वाला जो है ये गलत है, ये मापदंड नहीं है। राज्य में लोकसभा के साधारण निर्वाचन में अथवा राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करना राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्तों में से एक है, न कि राष्ट्रीय दल के रूप में। देखिए ये जो कंडीशन दी हुई है ये राज्य स्तरीय दल के लिए कंडीशन है, ध्यान देना। यहां पर जो डी वाली जो कंडीशन है ये राज्य स्तरीय दल के लिए है, राष्ट्रीय स्तरीय दल के लिए नहीं है। बाद बाकी जो तीनों कंडीशन दी हुई हैं ये आपके राष्ट्रीय स्तर के दलों के लिए है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 14 का डी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वार्षिक बजट से संबंधित है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 123। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि है वार्षिक वित्तीय विवरण का ही लोकप्रिय नाम है। देखिए, अनुच्छेद 110 जो है ये आपके धन विधेयक से संबंधित है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसके संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 111 जो है ये संसद के दोनों सदनों से जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति की जो सहमति होती है उसके लिए अनुच्छेद 111 है। अनुच्छेद 123 जो है ये संसद के जब दोनों सदन यानी संसद के सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश पारित करने का प्रस्ताव इसी के तहत जारी किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।